नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निजीएस मिशन इंडिया में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आज हिस्ट्री की क्लास। तो हमारी आज की कौन सी क्लास होने वाली है? प्राचीन भारतीय इतिहास। जो हमारी आज की क्लास होने वाली है प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें हम क्या देखेंगे? पूरा ये थ्योरी सेक्शन है। क्या है ये? हमारा थ्योरी सेक्शन है और खास तौर पे यूपी पुलिस के लिए है। ये किस एग्जाम्स के लिए है? ये यूपी पुलिस के लिए। तो आ जाइए भाई, सभी लोग वीडियो को पहले लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी पूरी थ्योरी बेस्ड है और एमसीक्यू की क्लास हमने आपको शायद करा दी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे क्या? प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय। परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहास का अर्थ एवं महत्व। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? इतिहास का अर्थ एवं महत्व। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास हमारी सांस्कृतिक विरासत का आधार स्तंभ है, यानी कि ये क्या है? ये हमारा बेस है। यह लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक की 650 ईस्वी तक की अवधि को समाहित करता है। यानी कि 2.5 मिलियन वर्ष, ठीक है, से लेकर कब तक का? 650 ईस्वी तक का ये आता है। यूपी पुलिस परीक्षा में इस विषय से 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने? 8 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मिलेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। सबसे पहले देखेंगे प्रमुख कालखंड। पाषाण युग को 25 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। कांस्य युग 3300 से 1200 ईसा पूर्व। लौह युग मतलब लोहे की शुरुआत जब से हुई थी, जब से लोहे की शुरुआत हुई, ठीक है, इसको कहा जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है? फिर साम्राज्य काल 600 से 650 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। फिर अब देखेंगे इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। परीक्षा में स्रोतों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मतलब इससे जो सोर्सेस होते हैं, सोर्सेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हमेशा आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला हमारा क्या? पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और ताम्रपत्र, स्मारक और भवन, मुद्राएं, सिक्के, मूर्तियां एवं चित्रकला। इसके बाद में अगला क्या आ जाता है? हमारा साहित्यिक स्रोत। अब देखिए, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन साहित्यिक स्रोत नहीं है, ठीक है। आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। समझ में आया? 3 ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे और एक ये दे दिया जाएगा, कोई भी एक दे दिया जाएगा। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो नहीं है के आधार पर, यानी कि आपको सही है तो ये तो पता है, लेकिन गलत कौन सा आंसर है ये आपको बहुत जल्दी पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखेंगे साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो धार्मिक ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है और पुराण है। ऐतिहासिक ग्रंथों में राजतरंगिणी है और अर्थशास्त्र। विदेशी यात्रियों के विवरण भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखेंगे मानव पाषाण युग। सबसे पहले क्या है? पाषाण युग। पाषाण युग मतलब पत्थर का युग। मानव विकास का प्रारंभ हम इसमें हम शुरू करते हैं। देखिए, पाषाण युग में मानव ने पत्थर और औजारों का प्रयोग करना सीखा। यही युग मानव सभ्यता के विकास की नींव थी। परीक्षा में पाषाण युग की विशेषताओं और स्थलों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखेंगे पहले पूरा पाषाण काल, 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। प्रमुख विशेषताएं क्या? यह सबसे लंबा युग था। मानव शिकारी था, खाद्य संग्राहक था। अग्नि का आविष्कार इसी काल में हुआ था। पत्थर के कच्चे औजारों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। देखिए ये क्या है? ये हमारे पूरे शॉर्ट नोट्स हैं, एकदम रिवीजन, वन शॉट, ठीक है। एमपी गुफा चित्रकारी, ठीक है, एमपी मतलब भीमबेटका। सोहन घाटी कहाँ पे? पाकिस्तान में। नर्मदा घाटी कहाँ? प्राचीनतम मानव के अवशेष सबसे पहले यहीं पर मिले थे। औजार कहाँ से मिले थे? हस्तकुठार, विदारक और खुरचनी, ये हमारे औजार होते थे। अगला है हमारा क्या? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है। प्रमुख विशेषताएं: जलवायु परिवर्तन का युग, छोटे पत्थर के औजार, लघु पाषाण का प्रयोग, पशुपालन का प्रारंभ, मछली पकड़ना और धनुष बाण का विकास, ये काम यहाँ पे होता था इस समय। बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में। लंगनाज कहाँ है? गुजरात में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश।
औजार कौन से? सूक्ष्म पाषाण औजार, यानी कि छोटे औजार, जिसे कहा जाता है छोटे औजार यहाँ पर उपयोग में लाए जाते थे। ठीक, अगला हमारा क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कब से कब तक? 6000 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए, इनका जो टाइम पीरियड है ये आप बहुत जरूरी है याद रखना। टाइम पीरियड याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर मिलेगा। अब देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं, जैसे कृषि क्रांति का युग था, स्थायी बस्तियों का की स्थापना हुई, पशुपालन का विकास, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, चक्के का आविष्कार। चक्के मतलब पहिए का आविष्कार। ठीक है, पहिए का आविष्कार से क्या हुआ? नवपाषाण काल में हुआ था। अब मेहरगढ़ कहाँ पे है? अभी बलूचिस्तान में। प्राचीनतम ये क्या था? कृषि केंद्र था। बुर्ज हम कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए चिरांद। चिरांद कहाँ पे है? ये बिहार में है। औजार कैसे होते थे? घिस से पॉलिश किए हुए औजार यहाँ पर होते थे। ठीक, चलिए अब देखेंगे परीक्षा में। परीक्षा टिप में, मेहरगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नवपाषाणी बस्ती माना जाता है। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये आप लोग जो है जरूर याद करके जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है? देखिए, सबसे पहले सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? हमारा हड़प्पा सभ्यता। इसका दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। यह विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक। इसका काल 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य मतलब यहीं से ही कांसे की शुरुआत हुई थी। कांसे की शुरुआत जो है यहीं से ही हुई थी। कहाँ से हुई थी? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी। अब खोज एवं विस्तार की बात करें तो खोजकर्ता 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक का था। प्रमुख नदियों की बात करें तो सिंधु, घग्गर, प्राचीन, सरस्वती, रावी। कुल स्थल की अगर हम बात करें तो 1400 प्लस स्थलों की खोज इसमें अभी तक हो चुकी है। कितने? 1400 प्लस स्थलों की खोज यहाँ पर हो चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं नगर योजना की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की नगर योजना अत्यंत उन्नत थी। यह इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ग्रिड पद्धति, सड़कें समकोण पर काटती थी, मतलब एक सड़क ऐसे आ रही है तो एक सड़क ऐसे आ रही है। ठीक है, इस तरह कहा जाता है ये 90 डिग्री का एंगल जो है बना रही थी। फिर दो भाग, दुर्ग ऊपरी शहर और निचला शहर था। ठीक है, यानी कि दुर्ग जो था, दुर्ग मतलब किला। दुर्ग मतलब क्या होता है? किला। किला जो था वो कहाँ था? ऊपरी हिस्से पर था। किला जो था वो कहाँ पर था? ऊपरी हिस्से पर था। और निचले निचले स्तर पर पूरा शहर बसा हुआ था। जल निकास के लिए उत्कृष्ट नाली व्यवस्था थी। ईंट का प्रयोग, पक्की ईंटें, 4:2:1। देखो मतलब चार, जैसे चार क्या है? ये हमारी लंबाई है। ठीक है, दो क्या है? ये चौड़ाई है। ठीक, और एक क्या है? ये ऊंचाई है। ईंटे की ऊंचाई या गहराई। ठीक, तो इस अनुपात में ईंटें बनाई जाती थी। स्नानागार मतलब स्नान घर, मतलब क्या होता है इसका? स्नान घर। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। अन्नागार, अनाज का भंडारण की व्यवस्था, मतलब अनाज जो है जहाँ पर संजो कर रखा जाता था, जिसे आज की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। आज की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? कोल्ड स्टोरेज हम लोग बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। हाँ, ये देखिए इस तरह का जो है नालियों की व्यवस्था होती थी, नदियों की व्यवस्था इस तरह से। ये हमारा स्नानागार होता था और ये हमारा पूरा शहर इस तरह से होता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पंजाब, हड़प्पा, पंजाब या पाकिस्तान। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। यहाँ से अन्नागार, तांबे का दर्पण और कार्यशालाएं मिली है। रावी नदी के किनारे स्थित है। तो क्या क्या मिला है ये भी दिया है, कहाँ पर स्थित है ये भी आपको मिल गया है। ठीक, देखेंगे आर्थिक जीवन क्या था। कृषि करना, गेहूं, जौ, कपास, तिल की खेती होती थी। पशुपालन में बैल, भैंस, बकरी पशु पाले जाते थे। व्यापार में मेसोपोटामिया से संबंध था। ठीक, मतलब यहाँ से लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। शिल्प क्या था? मिट्टी के बर्तन, मोहरे और आभूषण यहाँ पे मिले। अगला है हमारा मोहनजोदड़ो, सिंध यानी कि पाकिस्तान में। अब विशाल स्नानागार मिला है यहाँ से 39 इंटू 23 इंटू 8, मतलब
जो हमारा 39 है ये क्या है, हमारी लंबाई है। 23 क्या है, हमारी चौड़ाई है। ठीक। और 8 फीट क्या है, गहराई है। ये क्या है, ये गहराई है किसकी, हमारे स्विमिंग पूल की। ठीक है। और क्या मिला यहाँ से, नर्तकी की मूर्ति यानी कि नाचती हुई स्त्री की मूर्ति मिली है। पशुपति की मुहर मिली है। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा यह सब खोजा गया था। ठीक। आगे है लोथल, गुजरात। भारत का प्रथम बंदरगाह कौन सा है, लोथल में है। लोथल पहले क्या कहा जाता था, गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड। मनके बनाने का कारखाना, चावल की भूसी मिली है। यानी कि यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। मनके मतलब क्या था, मटके। मनके मतलब मटके, जैसे आप लोग, हम लोग मिट्टी के घड़े बोलते हैं ना, मिट्टी के घड़े बनते थे। फिर चावल की भूसी यानी कि चावल की खेती के भी साक्ष्य यहाँ पर हमें मिले हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पशुपति ने शिव का प्रारंभिक रूप था। वृक्ष पूजा या पशु पूजा यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचलित थी। अगला क्या कह रहा है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग यहीं से ही किया जाने लगा था। अगला देखिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, देखो सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यहाँ से घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन सुरकोटदा में से घोड़े की हड्डियां मिले। यानी कि देखो सुरकोटदा जो था वहां पर आपको घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है वैदिक काल। अगला क्या हमारा, वैदिक काल। तो वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक युग। वैदिक काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग था जब वेदों की रचना हुई। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, आर्यों का निवास स्थल था और सप्त सिंधु प्रदेश, 7 नदियों का क्षेत्र था यह। इसमें सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती नदियां इसमें शामिल थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 7 नदियों के यानी सप्त सिंधु प्रदेश। क्या कहा जाता है इसको, सप्त सिंधु प्रदेश इसे कहा जाता है। ठीक। अगला देखिए, राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था मतलब राजा जनजाति का मुखिया होता था। राजपद वंशानुगत नहीं था, मतलब ये नहीं था जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, यहाँ पे ऐसा था। सभा और समिति की बात करें तो प्रजातांत्रिक संस्थाएं होती थी। फिर विदत, विदत क्या होता था, प्राचीनतम लोकसभा, जैसे आप लोग, हम लोग बोलते हैं ना आज की, क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम। ग्राम क्या है, सबसे छोटी इकाई हमारी ग्रामीणी द्वारा शासित थी। अच्छा, ग्रामीणी किसे कहा जाता है, ग्रामीणी कहा जाता है घर की पत्नी को, घर की महिला या स्त्री को। ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अब हम इसकी तरह ग्रामीणी द्वारा शासित पूरी तरह से था। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली, यानी कि मुखिया कौन होता था, पिता होता था। मुखिया कौन होता था, पिता। ठीक है, परिवार का मुखिया, समझ में आया, परिवार का मुखिया। आगे देखेंगे, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ कर्माधार था। और देखो जो जैसा कर्म कर रहा है, अगर मान लीजिए वो कोई काला है, वो व्यक्ति क्या काला है या सांवला है, तो उसको उसी में ही रखेंगे, यानी कि कभी भी अपने वॉशरूम यूज नहीं करने देते थे। अगला देखिए, स्त्रियों को समाज में शमशान, विदुषी महिलाएं, अपाला घोषा और लोपामुद्रा, ये हमारी कौन सी विदुषी महिलाएं होती थी। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, इस समय बाल विवाह नहीं होते थे। फिर आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो आर्थिक जीवन कैसा है, जैसे पशुपालन मुख्य व्यवसाय, गाय संपत्ति का मापदंड, कृषि गौरव व्यवसाय होता था, धातु ज्ञान और अयस, तांबा तथा कांसा। सोने को हिरण कहा जाता था, सोने को हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, सोने को क्या कहा जाता था, हिरण्य कहा जाता था। अगला देखेंगे, उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है, हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब इसका भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो आर्यों का विस्तार पूर्व की ओर हुआ, पूर्व पांचाल और कौशल विदेश। प्रमुख राज्य क्षेत्र कौन से थे इसमें, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक यह पूरा फैला हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक व्यवस्था।
देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजा का पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। राजतंत्र क्या हुआ, शक्तिशाली हो गया। सभा समिति का महत्व कम हो गया। रत्न, जिसे राजा के 12 पदाधिकारी कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो 4 वर्ण थे। अर्थव्यवस्था कई कठोर हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गोत्र क्या था, प्रथा का प्रारंभ था। स्त्रियों की स्थिति में क्या आ गई, गिरावट आ गई। ठीक है, चलिए देखेंगे अब आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई थी। लोहे, श्याम अयस्क का प्रयोग प्रारंभ होता था। शिल्प मतलब प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे शिल्प और व्यापार का विकास। सिक्के नहीं थे, विनिमय प्रणाली क्या थी, प्रचलित थी। विनिमय प्रणाली क्या होती थी, एक वस्तु का लेना और दूसरी वस्तु का देना। आगे देखेंगे वैदिक साहित्य। 4 वेद, ऋग्वेद प्राचीनतम है सबसे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण पंथ है, ग्रंथ है, यज्ञों और कर्म कांडों का विवरण क्या करते थे, हमारे ब्राह्मण करते थे। अराजक में क्या करते थे, वन में रचित दार्शनिक ग्रंथ ये का अराजकता फैलाते थे। उपनिषद, अरण्यक, जिन्हें क्या कहा जाता है, अरण्यक कहा जाता है। ठीक, उपनिषद उपनिषद दार्शनिक चिंतन 1008 उपनिषद। ठीक, धर्म एवं दर्शन की बात करें तो प्रमुख देवता कौन से होते थे, इंद्र होते थे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था इनका। अग्नि और वरुण ये सब क्या होते थे, बाद में आते थे। ये सब क्या है, इंद्र के ही गण कहलाते हैं। ठीक, अगला है हमारा यज्ञ और हवन की प्रथा यहाँ पर बहुत ज्यादा चली थी। बहुदेववाद का प्रचलन था, मूर्ति पूजा भी नहीं थी। बहुदेववाद का मतलब क्या होता है, एक ही मंदिर के नीचे बहुत सारे मूर्तियों की स्थापना करना। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला, परीक्षा टिप। परीक्षा टिप की अगर हम बात करें तो परीक्षा टिप में क्या करा, ऋग्वेद में 10 मंडल और 228 सूक्त है और 10,580 मंत्र। गायत्री मंत्र के ऋग्वेद से लिया गया। लोहे का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा टॉपिक था आज का। अब बाकी का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे, जिसे हम महाजनपद काल, 16 महाजनपद, और भी हमारा कौन कौन सा टॉपिक है आपका आगे, बौद्ध धर्म, मूल तथ्य एवं सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैन धर्म, मूल धर्म एवं सिद्धांत, मूल तथ्य। और फिर यहाँ से हमारी क्लास बौद्ध और जैन धर्म में समानताएं और अंतर पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारी क्लास जो है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा कौन सा शुरू होने वाला है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा, महाजनपद काल है। तो सभी लोग बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जाने से पहले बाकी हम नेक्स्ट वन पे फिर से कंटिन्यू करेंगे क्लास। ये आपकी क्लास बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।